जी, आज के इस फेसबुक लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत कुछ तय होता है। आज का मॉडल है आज का टॉपिक है कि जो राजनीतिक मॉडल होते हैं डिफरेंट टाइप के, अभी भी आप देखते हैं कि यूं तो बोलने को पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक है ज़्यादातर देशों में, लेकिन हर एक देश का अपना एक थोड़ा डिफर राजनीतिक मॉडल होता है। जैसे इकोनॉमिक मॉडल होता है डिफर, वहाँ की संस्कृति डिफर होती है, वैसे ही राजनीतिक मॉडल भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और उसके अपने प्रभाव या बोले अच्छे प्रभाव और उसके भी दुष्प्रभाव होते हैं। अगर उसमें कोई कमी है, उसमें कोई गलती है, उसकी कोई लिमिटेशंस हैं, तो उनके दुष्प्रभाव भी होते हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि एक्चुअल में राजनीतिक मॉडल को हम कैसे समझें, क्या है राजनीतिक मॉडल। और जैसे भारत का जो आज का राजनीतिक मॉडल है, इसके क्या दुष्प्रभाव हैं। संपूर्ण समाधान में जो राजनीतिक मॉडल है उसमें क्या कोई लिमिटेशन है, उसका कोई क्या दुष्प्रभाव भी उसमें है, या वो पूरी तरह से दुष्प्रभावों से मुक्त है और उसमें अच्छे प्रभाव ही हैं। क्या ऐसा संभव है कि कोई चीज़ आइडियल जैसी हो सकती है? क्योंकि जनरली लोग बोलते हैं कि भाई हर चीज़ के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, माने हर चीज़ के लाभ और हानि होते हैं। कोई चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है कि जो केवल लाभ ही लाभ देती हो और हानि ना देती हो, साइड इफ़ेक्ट ना देती हो। मतलब कि भाई केवल केवल लाभ देती हो, इस प्रकार की एक धारणा बनी हुई है। और ये धारणा भी बेबुनियादी नहीं है। बहुत से एक्सपीरियंस हैं लोगों के जिस पर ये धारणा बनी हुई है, क्योंकि लोग देखते हैं जनरली के उनके जीवन में जो ये चीज़ें हैं वो पूरी तरह से लाभ वाली नहीं है, ऐसा करके वो सोचते हैं मोटा मोटा। क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा बोला जाता है बुद्धिमान लोगों के द्वारा, तो जो बाकी लोग हैं वो उतना सोचते भी नहीं, वो उन्हें वैसा ही मानकर रिपीट करते रहते हैं, उन्हें चेक नहीं करते कि क्या ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक आध नहीं कई सारी चीज़ें हैं, पर चूंकि हम लोग इन सब चीज़ों को चेक नहीं करते इसलिए ऐसा है। जबकि हर एक मॉडल में एक ऐसा अल्टीमेट मॉडल संभव है कि उसका कोई दुष्प्रभाव भी ना हो, वो एकदम वैसा हो जैसा हम चाहते हैं। हर चीज़ ऐसी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि उस बारे में डीप रिसर्च की गई हो, उसको डीप रिसर्च करने के बाद में उसका डिज़ाइन बनाया गया हो। संभव है, परफेक्ट बिल्डिंग संभव है, परफेक्ट खेती संभव है, परफेक्ट इलाज संभव है, परफेक्ट परिवार का मॉडल संभव है, परफेक्ट समाज का मॉडल संभव है, परफेक्ट पॉलिटिकल मॉडल भी संभव है, परफेक्ट संविधान भी संभव है ना। परफेक्शन हर चीज़ में हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। हाँ, अब तक जो हम जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें देखते गए जिन आधार पर इस प्रकार की लोकोक्तियाँ बनी हुई हैं, तो वो देखते गए बड़ी बड़ी चीज़ों पर, जैसे संविधान है, जैसे कोई धर्मों के सिस्टम है। जो पुराने संविधान थे उन्हीं को आज हम लोग धर्म बोलते हैं सब लोग। तो जैसे ये चश्मा है भाई, ये अपने आप में परफेक्ट नहीं है, मतलब एकदम वैसे तो नहीं दिखाता, थोड़ा सा बाउंड्री तो देता ही है। हालांकि इसको भी ऐसे बनाया जा सकता है, पर वो काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं। होते भी हैं ऐसे चश्मे जिनको इस तरह से बनाया जाता है, और पर वो कॉस्टली होते हैं। और अभी उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की भी संभावना। मैंने एक बार बनवाया था, एक बार मैंने बनवाया था, वो था 10,000 का चश्मा था वो, प्रोग्रेसिव लेंस उसको बोलते हैं।
तो पर वो अभी बहुत कॉस्टली है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, कोई बहुत पुरानी नहीं है, और अभी वो थोड़ा थोड़ा उसमें देती है। अगर पूरे में आप करवाओ तो बहुत महंगा पड़ता है, और अभी उतना एक्यूरेट वो करते नहीं है। तो लेकिन एक दिन वो पहुंचेगी परफेक्शन में, और उससे भी ज़्यादा परफेक्शन में ये पहुंचेगा कि आंखें कमज़ोर ही ना हो, है ना। पूरा जब तक वो आदमी जिए, आंखों में इस प्रकार का कोई निकट दृष्टि दोष या कोई दूर दृष्टि दोष या कोई रतौंधी या धुंधलापन किसी भी प्रकार का पैदा ही ना हो, या पैदा हो तो दवाइयों से छट जाए। तो ऐसे ही आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल मॉडल के ऊपर, माने राजनीतिक जो हमारा मॉडल है। जैसे भारत में अभी जो राजनीतिक मॉडल है वो है दल तंत्र पर आधारित। दल तंत्र का मतलब है, राजनीतिक मॉडल का मतलब होता है कि राज्य की नीतियों का निर्धारण और उसका चालन का तरीका, इसको बोलते हैं राजनीतिक मॉडल। क्योंकि उसमें दो ही बातें होती हैं प्रमुख रूप से, एक नीतियों का निर्माण और एक उन नीतियों के अनुसार उसका चालन, माने उसके हिसाब से व्यवस्था को चलाना। तो नीतियों का निर्माण और नीतियों का चालन, ये दो काम हैं। काम तो दोनों अलग अलग हैं, नीतियों का बनाना एक अलग बात है, नीतियों का चलाना एक अलग बात है। पर आज के मॉडल में ये दोनों काम एक ही आदमी करते हैं। वो कौन करते हैं? वो हमारे लोकसभा सांसद करते हैं सेंट्रल के रूप से, और राज्यों के रूप से वो विधानसभा के जो विधानसभा के मेंबर हैं वो करते हैं। कुल मिला के जिनको हम एमएलए और एमपी बोलते हैं। तो वो इन दोनों कामों को करते हैं। क्या करते हैं? नीतियों का निर्धारण भी करते हैं और नीतियों के हिसाब से चालन भी करते हैं, देश की व्यवस्था को भी वो चलाते हैं। दोनों वो काम करते हैं एक ही आदमी, राज्य के स्तर पर एमएलए और देश के स्तर पर एमपी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखें कि इसमें इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। जैसे कोई भी देश की व्यवस्था का उद्देश्य क्या रहता है, उस उद्देश्य को जानकर और इसको चेक करेंगे कि ये राजनीतिक मॉडल उस उद्देश्य पर कितना खरा उतरता है। जितना खरा उतरेगा जिस जिस मामले में, उस मामले में ठीक है। जिन जिन मामले में खरा नहीं उतरेगा उस मामले में खराब है। और जिन जिन मामलों में जितना खरा उतरना चाहिए उतना खरा नहीं उतर रहा है, तो वो उसकी लिमिटेशंस है, उस मामलों में वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो क्या हो गया कि उद्देश्य क्या हो गया कोई भी किसी भी व्यवस्थाओं को बनाने का, और उन्हीं व्यवस्थाओं में से एक मुख्य अंग है राजनीतिक मॉडल। माने वहाँ किस प्रकार के लोग पहुँचेंगे, नंबर एक। उन लोगों को क्या क्या अधिकार होंगे, नंबर दो। जैसे हमारे यहाँ पे किस प्रकार के लोग पहुँचते हैं, और उन्हें दो अधिकार हैं, एक है नीति निर्धारण करने का और दूसरा है उसके हिसाब से चलाने का। ये दोनों काम उनके पास हैं। तो राजनीतिक मॉडल का मतलब हो गया कि कैसे उन लोगों का चुनाव होता है उन पदों पर, और फिर वो उन पदों पर क्या काम करते हैं। ये पूरा का पूरा एक राजनीतिक मॉडल कहलाता है। संविधान के अंदर ये एक राजनीतिक मॉडल है। तो अब देखें कि कोई भी व्यवस्था किस उद्देश्य से लाई जाती है, उसका जो समग्र उद्देश्य है वो है कि उस देश की परिधि में जहाँ पर ये व्यवस्था लागू होगी, इसके हर नागरिक को, और नागरिक से मतलब है अभी जो पैदा हुआ है बच्चा और मरने तक, पैदा होने से लेकर मरने तक जो आदमी है उसकी व्यवस्था, उस सब को वो जैसा जीवन जीना चाहता है। और यहाँ चाहता है का मतलब हम पॉजिटिव हिसाब से बोल रहे हैं, नेगेटिव वाला नहीं बोल रहे कि कोई चोरी करना चाहता है कि मर्डर चाहता है कि पूरी धरती का सम्राट होना चाहिए, उसकी बात नहीं कर रहे, अच्छे जीवन की बात कर रहे हैं।
एक सुखद भरे जीवन की बात कर रहे हैं। तो जो आदमी जैसे जीना चाहता है उसको वैसा जीना मिल जाए, उसको बोलेंगे आदर्श व्यवस्था। और हर व्यवस्था का उद्देश्य तो यही होता है। जब भी कोई व्यवस्था बनाई जाती है और समाज में उसका प्रचार किया जाता है कि भाई ये व्यवस्था लागू है और आप इसको सहमति दें, इसको मानें, और लोग मानते हैं इसी आशा में कि उन्हें उनके इच्छा वाला जीवन जीने को मिलेगा। इस जो आने वाली व्यवस्था है उसमें तो हर व्यवस्था का उद्देश्य क्या हुआ कि उसके जो नागरिक हैं वो अपना इच्छित जीवन वहां जी पाए, बढ़िया फर्स्ट क्लास वाला। ये हर व्यवस्था का उद्देश्य है। तो इसमें एक बात तो समझ में आ रही है कि इच्छित वाला जीवन और ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन आदमी किस बात की इच्छा करता है? ये आदमी ही डिसाइड करेगा, हर आदमी। क्योंकि ये दूसरा आदमी डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं कैसे तरह के कपड़े पहनने चाहूँगा, किस रंग के, किस स्टाइल के, कौन सा खाना खाना चाहूँगा, आलू के, बैंगन के, क्या ठंडे परिवेश में या गर्म परिवेश में, कैसे परिवेश में मैं रहना चाहूँगा, है ना। ये कौन तय करेगा? ये हर आदमी व्यक्तिगत रूप से ही तय करेगा। तो अभी का जो मॉडल है उसमें एक गलती सीधे सीधे हमें दिख रही है। वो क्या दिख रही है कि इस मॉडल में कहीं पर भी 24 घंटे लोगों की मर्जी पूछने का, लोग अपनी इच्छा व्यक्त कर सकें, ऐसा कोई मॉडल इसमें समाहित नहीं है। न पॉलिटिकल मॉडल में समाहित है, न व्यवस्था में समाहित है कहीं पर भी। और जो हम कर सकते थे, माने संविधान बनाने का जो अधिकार है, वो हम अपना इन सांसदों को या विधायक जो मेंबर है उसको हम सौंप देते हैं अगले 5 साल के लिए कि भाई आप हमारे बिहाफ पर हमारे लिए कानून बनाओगे, ऐसी आशा में, ऐसे विश्वास के साथ हम ये अपना मत उनको देते हैं हर 5 साल में एक बार। पर जैसा कि हमारे पास पूरा इतिहास है कि वो नेता लोग वहाँ जाकर अधिकांश रूप से इस बात का ख्याल नहीं रखते, रख भी नहीं सकते। उसकी 2 वजह हैं। एक वजह तो ये है कि वो योग्य नहीं है ना। जैसे घर में माता पिता काफ़ी हद तक इस बात का ख्याल रख लेते हैं, ज़्यादातर माता पिता, कि भाई बच्चे को कब क्या चाहिए, है ना। बच्चे के और उनके बीच में एक संवाद की स्थिति रहती है। एक तो वो नज़दीक रहते हैं, मिलते रहते हैं लगातार, बच्चा बताता रहता है अपनी इच्छाएं, पिता सुनता रहता है और उसकी जो भी उसकी स्थिति है वो उसकी पूर्ति करता रहता है। तो लेकिन ये वहाँ संभव नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ बहुत दूरी है। संसद जो है वो दिल्ली में है, 543 लोग दिल्ली में बैठते हैं और भारत बहुत बड़ा है। वो उन्हें अपने ये सब चीज़ें बता नहीं सकते और 135 करोड़ की इस तरह से चीज़ें वहाँ जा भी नहीं सकती। मतलब इस तरह से संभव भी नहीं है जैसे एक फैमिली में संभव है, क्योंकि संख्या की वजह से, दूरी की वजह से। तो वो लोग ये बात जान नहीं पाते। किस वजह से? एक तो वो योग्य नहीं होते क्योंकि उनको इस प्रकार की कोई स्टडी, उनको इस प्रकार की कोई योग्यता पात्रता भारत के संविधान में नहीं लिखी कि कौन लोग नेता के पद पर चुने जाने चाहिए। मतलब इनके लिए कोई टेस्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं है। कोई भी आदमी आज सच इलेक्शन में खड़े हो सकता है जिसके पास 15-20 हज़ार रुपये हैं जमानत भरने के लिए, पागल नहीं है और दिवालिया नहीं है। और आजकल एक कानून और बन गया है कि भाई 5 साल है या 6 साल है, उससे ज़्यादा का 6 साल या 6 साल से ज़्यादा का सजा याफ्ता मुजरिम नहीं है किसी शायद किसी गंभीर
क्राइम में या शायद किसी भी क्राइम में। ये बात अभी कुछ एक सालों से जुड़ी है। कुछ एक सालों के पहले बस 2 ही नियम थे, पागल नहीं हो और दिवालिया नहीं हो, बस। वो आदमी नेता के पद के लिए खड़ा हो सकता है। और अगर कोई भी तड़क जमा के, कोई भी तिकड़म लगा के वो वहाँ कुछ 20-25% वोट पा लेता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उसके जीतने की प्रबल संभावना रहती है। मतलब 20% वाला आदमी भी वहाँ जीत सकता है, क्योंकि वहाँ एक आध खड़ा नहीं होता, 15-20 लोग खड़े होते हैं, तो बहुत सारे वोट कटते हैं। तो जो कोई एक आदमी 20-25% भी वोट ले जाता है, उसके भी जीतने के चांस है। नहीं तो 30-35 वाला तो जीत ही जाता है, उसका तो श्योरिटी है। मतलब 50% वोट की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वोट बहुत जगह डिवाइड होते हैं, क्योंकि कई सारे लोग खड़े हो जाते हैं। यहाँ का ये पॉलिटिकल मॉडल है कि एक जगह से कितने भी लोग खड़े हो सकते हैं, कोई संख्या निर्धारित नहीं है। जितने ज़्यादा लोग खड़े होंगे उतने ही कम परसेंट के वोट में आदमी की जीतने की संभावना है। मतलब अगर ये इन फ्यूचर कभी 100, 200, 400 लोग खड़े हों एक जगह से, तो संभव है कि कोई एक आदमी 5-10% वोटों में भी जीत जाए, वहाँ का MLA या MP बन जाए। बहुत संभव है। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, खड़े होते नहीं एक जगह से। मेरे ख्याल 10-15 से ऊपर स्थिति शायद ही जाती होगी, तो फिर भी 20%, 25% पर भी लोग जीत जाते हैं। और वो कोई बहुत ज़्यादा तिकड़म वाली बात नहीं है। उसके कई तरीके हैं आज के समाज में, क्योंकि समाज बहुत सारे वर्गों में बटा हुआ है। उनमें से आप 1-2 वर्ग को बस साध लो, कैसे ही करके इमोशनली साध लो, उनकी जाति के आप हो इस तरह से साध लो, उनके धर्म के आप हो इस तरह से साध लो। मतलब ये फैक्टर काम करते हैं। ये फैक्टर काम नहीं करता वहाँ पे कि आप जिस पद के लिए जा रहे हैं उस पद पर क्या वो कार्य करने के लिए आप योग्य हैं, क्या आप नीति निर्धारण करने में योग्य हैं, क्या आप नीति के अनुसार देश को चलाने में योग्य हैं, जो कि ऐसा परिणाम दे। कैसा परिणाम? कि जिसमें हर नागरिक जैसी जीवन जीने की उसकी इच्छा है वैसा वो जी पाए। क्या उसके लिए वैसा स्पेस, वैसा वातावरण, वैसी सारी व्यवस्था, वैसी सारी सुख सुविधाएं, क्या आप उनका निर्माण और निर्धारण और उनका चालन कर सकते हैं, कर सकने की क्षमता है क्या? ये वहाँ मुद्दा ही नहीं होता। ये वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है इस तरह का। वहाँ क्या स्टैंडर्ड है भाई? आप इनकी जाति है कि हो क्या? अरे भाई, जाति से क्या लेना देना? आपको क्या इसलिए नेता बना रहे हैं क्योंकि आप हमारी जाति के हैं? नहीं जी, आप SC ST के हो के नहीं, आप OBC के हो के नहीं, आप इस कास्ट के हो के नहीं, माने वहाँ जिस कास्ट का वर्चस्व हो उस इलाके में। तो ये सर, क्योंकि इनका आधार बना के आदमी जीत जाता है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ? ये मैं कमियां बता रहा हूँ, लिमिटेशंस बता रहा हूँ। आज का जो राजनीतिक मॉडल है संविधान में, तो कुल मिला के ये राजनीतिक मॉडल के मैं लिमिटेशन बता रहा हूँ, मगर ओवरऑल ये लिमिटेशन है संविधान के इस परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक मॉडल के आसपास। तो एक तो योग्य लोग नहीं पहुंचते वहां पे, नंबर 1। अब जब योग्य लोग ही नहीं पहुंचेंगे तो सीधी सी बात है कि सटीक वाली जो नीतियां हैं उनका निर्माण नहीं होगा। क्योंकि कैसे होगा? हर काम तो योग्यता से होता है। जिसको ट्रक चलाना नहीं आता उसको ट्रक की सीट पर बैठाएंगे तो वहाँ पे 99% चांस हैं कि वो एक्सीडेंट मारेगा। वो ट्रक को ठीक से नहीं चला सकता, उसकी कोई संभावना नहीं है। वही होता है, ऐसे नेता वहाँ पर पहुँचते हैं कि जिनमें कोई योग्यता नहीं है नेता की। नेता का मतलब समझो ना क्या होता है। नेता का मतलब ये एक्चुअल में वो नेता शब्द तो हम हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में वो नेत्रा शब्द है। नेत्रा, नेत्रा का मतलब होता है कि जिसके पास इस संबंधित बहुत दूर दृष्टि होती है, मतलब जिसके पास नेत्र होता है। ये वाले नेत्र नहीं, ये तो सभी के पास है जन्म से। ज्ञान का नेत्र होता है, उसके पास समझ होती है, वो बुद्धिमान होता है,
उस मामले में, वो मार्गदर्शन करने में, वो नीति निर्धारण करने में, वो नीतियों की चलाने में मास्टर होता है, माने उसमें दक्ष होता है, वो नेत्र उसके पास होता है। क्योंकि इसकी तुलना आँखों से की जाती है, क्योंकि हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों में आँख जो है वो सबसे ज़्यादा ज्ञानवान है, मतलब सबसे ज़्यादा जो ज्ञान के लिए इस्तेमाल की जाती है वो आँख की जाती है प्रमुख रूप से। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आँखों से, माने नेत्र से संबंधित इनके शब्द रखे गए हैं ताकि हमें समझ में आ सके। जैसे मार्गदर्शक, दर्शक का क्या मतलब होता है, यहाँ भी देखने का मतलब है, मतलब जिसको मार्ग दिखता हो, जो मार्ग दिखा सकता हो, तो देखने से संबंधित है। तो इसलिए इनकी तुलना आँखों से की जाती है। तो ये नेत्रा होते हैं एक्चुअल में। तो अब जैसे अभिनेत्री बोलते हैं, लेकिन उसको क्या बोल देते हैं, अभिनेता, जबकि वो है, सही शब्द है उसका संस्कृत में अभिनेत्रा। अभिनेत्रा का मतलब कोई नेत्रा है जिसका वो अभिनय करता है, अभिनेत्री कोई नेत्री है जिसका वो अभिनय करती है, मतलब कोई लोग हुए हैं उस तरह के, या कोई स्टोरी है जिसमें उस प्रकार के करेक्टर्स हैं और उनका कोई प्ले करता है, तो उनको बोलते हैं अभिनेता, अभिनेत्री। तो ये लोग क्या है, ये लोग नेता और नेति नहीं, शायद स्त्री के लिए तो अभी भी नेत्री ही बोला जाता है, नेति बोलना थोड़ा अजीब सा लगता है इसलिए नहीं, लेकिन वहाँ नेता में नेत्रा नहीं बोलते, नेता बोल देते हैं लोग, है वो एक्चुअल में नेत्रा और नेत्री। अगर मेल फीमेल के लिए बोलें तो नेत्रा और नेत्री। तो मतलब क्या उनमें ये समझ है जिस पद के लिए वो जा रहे हैं कि वहाँ वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या पाने के लिए करेंगे, व्यवस्था का क्या उद्देश्य होता है, इन सब के बारे में भी आप उनसे ऐसे मोटा मोटा इंटरव्यू लोगे तो वो इनके मोटे से भी जवाब नहीं दे पाएंगे। इस लेवल के लोग वहाँ पहुँचते हैं। और वो सीधी सी बात है, वो किसके लिए नियम बनाए, क्योंकि नियम तो बनाएंगे, क्योंकि वहाँ नियम बनाने का तो काम है। तो अब सीधी सी बात है, उन्हें जितना दिखता है उतना नियम बनाएंगे। उन्हें अपने दुख दिखते हैं तो अपना दुख जल्दी से दूर करेंगे। कैसे करेंगे? सारे नेता में से कोई भी एक नेता वहाँ प्रस्ताव करेगा कि भाई नेताओं की जो सैलरी है वो 5 लाख हो। भाई साहब, इन चीज़ों पे कभी वहाँ चर्चा ही नहीं होती, बहस ही नहीं होती, ये बहस के मुद्दे ही नहीं होते, वहाँ ध्वनि मत से पारित हो जाते हैं। उनसे संबंधित दुखों को दूर करने के लिए और उनसे संबंधित सुखों को बढ़ाने के लिए ध्वनि मत से वहाँ पारित हो जाता है। वहाँ कोई पक्ष और विपक्ष और इधर का उधर का अक्ष पक्ष कुछ नहीं होता, सब राजी हो जाते हैं, ध्वनि मत से पारित होते हैं इस प्रकार के प्रस्ताव। तो वो पहले अपना सब चंगासी करते हैं, अपनी सैलरी गजब की रखते हैं। 5 साल भी नेता बन गए तो पूरे जीवन वो पाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, पेंशन पाएंगे। 4 बार नेता बने तो 4 बार पेंशन पाएंगे। बताइए। तो और आम आदमी के लिए क्या है? आम आदमी कम से कम जब तक 10 साल नौकरी नहीं करे और किसी चीज़ में 15 साल नहीं करे, तब तक वो पेंशन का अधिकारी नहीं बनता। जहाँ जहाँ पेंशन है, बहुत सारी चीज़ों में तो पेंशन ख़त्म ही कर दी है। अब वहाँ तो आप सारी ज़िंदगी भी जॉब करो तो आप पेंशन के अधिकारी नहीं रहते। तो अब ये नेता क्या सोचकर अपने लिए अलग से नियम बना लेते हैं? ठीक, इनके ऊपर कोई अभियोग नहीं चल सकता जब तक वहाँ का जो अध्यक्ष है उसकी परमिशन ना हो जाए। मतलब इनको ऐसा नहीं है कि पुलिस जाके कभी भी इनको गिरफ्तार कर ले, जैसे आम आदमी को गिरफ्तार कर लेती है शक होने पे या कोई सबूत होने पे या कुछ भी होने पे, इनको नहीं कर सकती। इनके लिए वहाँ जो है उनको परमिशन लेनी होती है। समझ रहे हैं? तो अब ये अपने लिए क्या करते हैं, ये अपने लिए सारे
नियम बना लेते, क्योंकि इतना ही उन्हें दिखता है बेचारों को, इतनी ही उनकी आंख है, इतनी ही उनकी समझ है कि उन्हें अपने दुख दिखाई पड़ते हैं और अपने सुख दिखाई पड़ते हैं, जितने वो देख पाते हैं उनको, उनके लिए तो वहां जाते ही नियम बना देते हैं फौरन। तो वहां शायद ही कोई ऐसा नियम आप देखेंगे संविधान में जो के नेताओं को किसी परेशानी में डालता हो। अभी जब मोदी जी पहली बार संसद में पहुंचे तो उन्होंने बॉन्ड वाला नियम बना दिया, क्योंकि पहले बड़ी दिक्कत होती थी कि भाई 2% से ज़्यादा या कितना था 7% से कोई भी कंपनी जो है अपने लाभ का वो डोनेट नहीं कर सकती थी लीगली इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को। और अभी उन्होंने ऐसा तरीका बना लिया कि वो कोई कितना ही भी कर सकते और मालूम भी नहीं चलेगा कि किसने दिया। देखो ये नियम ध्वनि मत से पारित हुआ। आप पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री को उसमें कितना आया, कहाँ खर्च हो रहा है, नहीं, कोई जवाब नहीं है, आरटीआई से भी नहीं मिलेगा। पार्टियों को पारदर्शिता के बाहर कर देते हैं नियम बना के कि पार्टी संबंधी आप कुछ नहीं पूछ सकते। तो ऐसे नियम ये क्यों बना लेते हैं? क्योंकि इतना उन्हें दिखता है कि अगर हम ये नियम नहीं बनाएंगे तो हमें दिक्कत खड़ी होगी, तो इतने वो नियम बना लेते हैं वहां जाके। कुछ और नियम कौन से बना लेते हैं? जिन इन पार्टीज को या इनको अपने पर्सनल खाते में जिन उद्योगपतियों से बड़े बड़े चंदे मिलते हैं, जिनसे इनकी पार्टीज चलती हैं, जिनसे ये इलेक्शन लड़ते हैं, जिनके बल पर इनके जीतने के चांस बढ़ते हैं, जिनसे ये प्रोपेगेंडा पूरा फैलाते हैं, जो नहीं किया उसको भी बताते हैं कि किया, जितना नहीं किया बताते हैं कि उतना किया, माने झूठ बोलते हैं। ये सब आप लोगों के सामने जग जाहिर ही है। शायद ही कोई नेता है जो झूठ नहीं बोलता हो। हाँ, कुछ लोग बड़े और ज़्यादा झूठ बोलते हैं, कुछ लोग कम बोलते हैं, पर लगभग सारे नेता झूठ बोलते हैं, माने एक तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं। अपने ही मालिक को, जनता मालिक है उनकी, अपने ही मालिक से झूठ बोलते हैं, उनको झूठी सूचनाएं देते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं। क्या करें, और वो योग्य ही नहीं है इस बात की कि ईमानदारी बरत सकें। ऐसी क्षमता नहीं है उनमें, इतना दूर का नहीं देख पाते वो। तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो अब वो अपने ही परेशानियों से घिरे रहते हैं। तो अब और क्या नियम बनाएंगे कि जिनसे वो चंदा ले रहे हैं उनको कोई दुख ना हो, उनको कोई कष्ट ना हो। वो उधर से बोलते हैं कि भाई हमें इन चीज़ों से कष्ट है, आप ऐसे ऐसे नियम बनाइए। तो वो नियम बना देते हैं। अभी जैसे जिनको ये बोल रहे हैं कि किसानों के लिए नियम बनाएं, एक्चुअल में वो मार्केट के नियम है, बाजार के नियम है। अब गलती इनसे ये हो गई कि इन्होंने किसानों के लिए बनाए हैं ऐसा करके प्रचारित कर दिया। नहीं तो अगर इन्होंने ऐसा बोला होता कि ये मार्केट के नियम है तो कोई उतना झंझट ही नहीं था। सारी प्रॉब्लम तो इसी बात की हुई कि ये नियम तो तुम बना रहे हो बाजार के लिए, उद्योगपतियों के लिए प्रमुख रूप से, उनके फेवर में ज़्यादा है, लेकिन प्रचारित कर रहे हो कि किसान के फेवर में है। ऐसा बना रहे हो जैसे ये मार्केट के नियम नहीं, ये तो किसानों के नियम है, एग्रीकल्चर के नियम है, जबकि ऐसा कुछ करके है नहीं। तो अब उन्हें ऐसा क्यों बनाना पड़ता है? सीधी सी बात है कि जहाँ से वो इतना फंड ले रहे हैं, जहाँ से वो लेके अपना इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, इतना बड़ा दुनिया में जो सबसे बड़ा डिजिटल मॉडर्न जो ऑफिस बनाया है, जो अरबों रुपए का बनता है, तो इनकी कोई अपनी फैक्ट्री, कोई पार्टी की कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही है। सब डोनेशन से ही आया है ना, सारा चंदे से ही आया है। तो अब जिनसे चंदा ले रहे हैं वो फ्री में थोड़ी ना चंदा दे रहे होंगे। तो वो अपने हिसाब की नीतियां बनवाएंगे, तो उनके हिसाब की ये नीतियां बनाते हैं। अच्छा,
ये दो प्रकार की नीतियां हो गई, एक इनके अपने लिए नीतियां हो गई और एक उद्योगपतियों के लिए हो गई। दो प्रकार की नीतियां हो गई। अब तीसरे प्रकार की नीति कब बनाते हैं? जब कोई मामला बहुत उठ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए निर्भया कांड उठ गया था, तो भाई उसमें इन्होंने फांसी का नियम बना दिया, लोग खड़े हो गए बहुत सारे, तो फांसी वाला नियम बना दिया। तो ऐसे कभी कभी ऐसे नियम बनते हैं, पर वो कभी कभी बनते हैं जब लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाएं। तीन प्रकार के छोड़ के ये कोई नियम बनाते हैं क्या? अब ढूंढ के देखना पिछले पूरे 72 साल में, मतलब एक बार जो संविधान बन गया उसके बाद की बात कर रहा हूं, क्या कभी बाकी नियमों का कोई रिव्यू होता है? कोई उनमें अपडेशन होता है? बस ये तीन प्रकार के नियम ये बनाते हैं, जिसमें दो प्रकार के तो ये हमेशा ध्यान रखते हैं। एक अपने लिए, माने नेताओं की के दुखों को दूर करने के लिए और उनकी सुख सुविधाओं के लिए। दूसरा उद्योगपतियों की सुख सुविधाओं के लिए। अभी कोरोना में बड़े बड़े पैकेज गए, इनके लिए गए, उपभोक्ताओं के लिए नहीं गए, इनके लिए गए हैं। बाकी के लिए तो चुग्गे जैसा कहीं भी दिया भी होगा तो। और कभी कभी कोई मुद्दा बहुत बड़ा समाज में बन जाता है, जिसमें ये फंस जाते हैं कि अब अगर कोई नियम नहीं बनाया तो आपकी पार्टी चली जाएगी, अगली बार आपको वोट नहीं मिलेगा। इस डर की वजह से उससे संबंधित ये नियम बनाते हैं, या उसको सीआईडी केस बना देते हैं कि भाई चलो सीआईडी इस बारे में सब इस केस को स्टडी करेगी और वो करेगी। नहीं तो वो नॉर्मल अदालतों में और नॉर्मल ही थाने इत्यादियों में चलते रहते हैं ज़्यादातर केस। इन तीन प्रकार के नियमों के अलावा, जबकि यही तो तीन प्रकार के लोग हैं नहीं दुनिया में, यही तो तीन प्रकार के नियम है नहीं, ये कोई अब लोगन करते हैं। पीछे के जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं बहुत सारे नंबर में, आप उनको उठा के देख लीजिए, वो आपको लगभग इन्हीं तीन कैटेगरी में मिलेंगे। बहुत कम चांस है कि बाकी कोई इन्होंने ऐसे अमेंडमेंट किए हों, क्योंकि इतना ही उन्हें दिखता है, इतने ही दूर के वो दर्शक हैं। इससे ज़्यादा उन्हें न दिखता है, न अनुभव होता है, न समझ में आता है। तो कैसे उस तरह की नीतियां बना सकते हैं? कैसे जो एक आदमी अंतिम छोर पे रहता है, जो गांधी जी बोलते हैं भाई अंतिम छोर, अंतिम आदमी तक बात जानी चाहिए, वहां तक कैसे देखेंगे? उसकी पसंद नापसंद का क्या ख्याल करेंगे? दिखता ही नहीं है वहां तक, ये योग्य ही नहीं है उतने के वहां तक देख सकें। तो ये कितना बड़ा, मतलब ये मूल में कितना बड़ा फ्लॉ है, कितना बड़ा लूप होल है, कितनी बड़ी कमी है भारत में। भारत की जो अभी संविधान चल रहा है उसके राजनीतिक मॉडल में ये कितनी बड़ी कमी है, जिसकी वजह से हमें वहाँ योग्य लोगों की भारी कमी है। और ऐसा वही नहीं, लगभग हर देश में, क्योंकि ये बात बहुत ज़ोरों से उठ रही है कि नए आइडियाज़ का बड़ा अभाव दिख रहा है। जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकर्स होते हैं, नेताओं का बड़ा अभाव दिख रहा है। नेता दिख ही नहीं रहे दुनिया में कहीं पर भी। नेत्रा मतलब उस लेवल के जिन्हें वो आखिरी आदमी दिखाई पड़ता हो, जिन्हें वो आखिरी आदमी समझ में आता हो, जो ऐसी नीतियां बना सकें जो उस आखिरी आदमी के लिए हो। वो दिखता ही नहीं इन्हें, वहां तक देख ही नहीं पाते हैं, उतनी दृष्टि नहीं है, क्योंकि इन आँखों से तो उतनी दूर देखा नहीं जा सकता। तो ज्ञान की आँख से ही आप देख सकते हो, वो है नहीं उनमें। और ऐसा कोई तरीका उन्होंने बनाया नहीं कि चलो ऐसे नहीं दिखे तो कोई और तरीके से दिख जाए।
कम से कम उसकी बात हम तक पहुंच जाए, ऐसा कोई तरीका बनाया नहीं। तो इसलिए वो कोई नियम नागरिकों के लिए बना नहीं पाते, क्योंकि बनाने से पहले तो समझ में आए तब तो बनाएंगे, नहीं तो वहाँ क्या लिखेंगे। क्योंकि नियम बनाने का मतलब वहाँ कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, कुछ तो। जब कुछ दिख ही नहीं रहा है तो लिखेंगे क्या, बनाएंगे क्या, चर्चा किस बात की करेंगे। इसके अलावा उनके पास कुछ समय बचता है तो कुछ इलेक्शन में निकल जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कई प्रकार के इलेक्शन होते हैं अलग अलग। तो कुछ समय इलेक्शन में निकल जाता है, कुछ समय विदेश की यात्राओं में निकल जाता है, फिर कुछ समय जो सड़क के उद्घाटन, पता नहीं आपको इनमें हंसी आती है कि नहीं, मुझे तो बहुत बड़ी आती है। अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई मंत्री उद्घाटन करने के लिए समय वेस्ट कर रहा है, समय खराब कर रहा है, उद्घाटन करने के लिए इनके पास समय है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेके बैठे हैं कि संविधान बनाना भी है और चलाना भी है, और जांच भी करनी है कि जिस तरह से चलना चाहिए चल रहा है कि नहीं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेके बैठे हैं, इन्हें सड़क का उद्घाटन करने का समय निकल आता है क्या? क्या सोच के जाते हैं सड़क का उद्घाटन करने के लिए? और काहे का उद्घाटन? वहां ये बोर्ड लगाने की क्या जरूरत है कि इसका उद्घाटन माननीय इन इन कर कमलों के द्वारा हुआ? अरे जिस भी निगम ने वो चीज बनाई है, बस वो डिक्लेयर कर दे आज से ये रेडी है, अब इस पर आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। उद्घाटन भाई काहे के लिए? तुम कौन हो उद्घाटन करने वाले? अरे उद्घाटन करवाओ तो किसी मालिक से करवाओ, जनता से करवाओ, तुम तो नौकर हो, तुम कहां पहुंच गए वहां उद्घाटन करने? तो अब चूंकि दिखता ही नहीं इन्हें, अब दिखता नहीं तो इनके पास समय ही समय रहता है, क्योंकि करना तो कुछ है नहीं। अपने लिए नियम बना लिए, उद्योगपतियों के लिए बना दिया, जब कोई मैटर उठेगा तो बना देंगे। इसलिए आप देखते हैं संसद में कोई बहुत ज़्यादा चलता भी नहीं, कोई एक शीतकालीन सत्र होता है, कोई एक ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, बस ऐसे कभी कभार। कभी कोई मुद्दा उठ गया, उछल गया तो बना दिया, बाकी तो इन्हें कुछ दिखता नहीं है। इन्हें नहीं दिखता कि जो आखिरी आदमी है उसकी हालत कैसी दुबली पतली है, ना वहाँ बिजली गई है, ना वहाँ सड़क गई है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ भोजन है, ना वहाँ कुछ भी है। इन्हें कुछ नहीं दिखता वो सब। जब तो कुछ दिखता नहीं तो कोई नियम बनाते नहीं, सोचते भी नहीं कि भाई क्या कारण है कि जिसकी वजह से वहाँ तक ये बात नहीं पहुँच पा रही है, या वहाँ तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं। क्या किया जाए, क्या नीतियाँ बनाई जाएं कि जिससे ये बात जैसी यहाँ हम तक पहुँच रही है वैसी वहाँ किसी तक भी पहुँच जाए। जैसे इनकी तनख्वाहें 2.5 लाख और 5 लाख हैं, वैसी हर आदमी की तनख्वाह 2.5 लाख और 5 लाख हो जाए। ये सोचते नहीं, इन्हें दिखता ही नहीं है वो आदमी कि वो 2.5 लाख और 5 लाख के बिना वो कितना दुख उठा रहा होगा, कितनी कमी वाला जीवन जी रहा होगा, कितने अभाव वाला जीवन जी रहा होगा, कितनी गरीबी वाला मुश्किल वाला जीवन जी रहा होगा। बच्चा कोई चीज़ मांगता होगा, बीवी कोई चीज़ मांगती होगी तो कितना बेइज्जत होता होगा अपने अंदर में, उसे कितनी ग्लानि होती होगी। नहीं, इनको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, इनको कुछ नहीं समझ में आता। ये उस ज्ञान के नेत्र के रूप में अंधे हैं, ये ज्ञान नेत्रा है ही नहीं, इनकी स्थिति ही नहीं है, ये देख ही नहीं सकते, वो आंख इनकी खुली ही नहीं है। जिस प्रोसेस से वो आंख खुलती है उसमें ये कभी गए ही नहीं, उस योग्य ये है नहीं। तो ये इतना बड़ा फ्लॉ
मूल में छोटी सी भी गड़बड़ ऊपर बहुत बड़ी गड़बड़ होती है, और ये तो इतनी बड़ी गड़बड़ है। मतलब ये ऐसी गड़बड़ है कि जैसे आप स्कूल में बिना टेस्ट के किसी को भी टीचर नियुक्त कर दें, अब क्या होगा वहां, सोच लीजिए। पूरा भविष्य अंधकार में होगा, कोई बच्चा ठीक से पढ़ा लिखा नहीं होगा। इतनी सी गलती, ये अभी छोटी सी तो गलती है कि टीचर के रूप में आप ये नियम बना दो कि बस आप पागल नहीं होने चाहिए और दिवालिया नहीं होने चाहिए, आप टीचर नियुक्त हो सकते हैं। फिर सोचिए क्या होता है, सारी दुनिया अंधकार में चली जाएगी, सारा ज्ञान विज्ञान सब नदारद हो जाएगा, भाग जाएगा जितना भी है, कुछ नहीं बचेगा आने वाले 10-20 सालों में, सब खत्म हो चुका होगा, क्योंकि पीछे के लोग मर चुके होंगे और आगे जो बच्चे हैं वो तो ज्ञानी बनेंगे नहीं, अनपढ़ शिक्षकों के द्वारा कैसे बनेंगे। तो वही हाल इस क्षेत्र में है। तो वहाँ बहुत दिवालियापन है, नेताओं का बहुत कमी है, बहुत अभाव है। क्यों अभाव है? क्योंकि मॉडल में ही कमी है, मॉडल ही खराब है, मॉडल ही इस योग्य नहीं है कि वहाँ योग्य लोगों को पहुँचाए। मॉडल ही बहुत गरीबी वाला बनाया है, बड़ा ही कमज़ोर वाला, मतलब अनपढ़ों वाला मॉडल बनाया है। इस मामले में जिसने भी ये संविधान लिखा और ये मॉडल जिसने भी लिखा, उसने कोई भी ढंग से जानबूझ के, कोई मजबूरी में, या उसको भी समझ नहीं थी उतनी इस मामले में, और वो उसने ये पूरी इतनी बड़ी गलती वो कर गया। और फिर बाद में बैठ कर रोते हैं, संविधान तो ठीक है पर इसको अब जब चलाने वाले ही ठीक नहीं होंगे तो फिर ये कैसे ठीक काम करेगा। अरे भैया, चलाने वाले वहाँ कौन पहुँचेंगे, ये भी तय संविधान की नीतियों से ही होता है बाबा। शायद ये समझ नहीं है उनको। वो बीबीसी पर बैठकर बोलते हैं कि अगर चलाने वाले ही योग्य नहीं होंगे तो ये संविधान काम नहीं करेगा। तो भाई, जब इतनी समझ है तो फिर वहाँ योग्य लोग कैसे पहुँचें, इसकी नीति कौन बनाएगा? कोई एलियंस आके बनाएंगे क्या? हम और आपको ही बनानी पड़ेगी। लेकिन कोई भी वजह से नहीं बनी तो ये हम अब तक दंड भुगत रहे हैं। कितनी बार इमरजेंसीज लग चुकी हैं, कितनी बार ये नेता लोग वहाँ बैठ के जोर जबरदस्ती करते हैं, जनता की बात नहीं सुनते। अभी 5-6 महीने से किसान वहाँ बैठे हैं, अपना भी समय वहाँ इतना लगा रहे हैं, इनकी भी समस्या हो रही है, दिल्ली वालों को भी दिक्कत हो रही है, पर इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे भाई, हटा दो ना उन नियमों को। फिर ये बोलते हो नहीं नहीं ये तो किसानों के फेवर में। अरे तो जिनके फेवर में वो किसान आंदोलन कर लेंगे ना, बाद में फिर वो बोल देंगे कि भाई नहीं नहीं हमें ये नियम चाहिए। आ जाएंगे ना वो भी, जैसे ये आ गए कि इनको नहीं चाहिए। तो जब वो भी ऐसे आ जाएं तो फिर एक सर्वे करवा लो, या अभी भी सर्वे करवा लो किसानों के बीच में कि भाई किनको ये नियम चाहिए। क्यों नहीं करवा रहे? इसका मतलब है कि अंदर खाने उनको भी अंदर कहीं कहीं लगता है कि शायद इसमें बहुमत नहीं मिलेगा, इसीलिए तो नहीं करवा रहे। नहीं तो इतने सारे सर्वे होते रहते हैं। इसके लिए एक सर्वे करवाने में क्या प्रॉब्लम है? 6 महीने से वहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, वो भी कोरोना काल में। अगर कोरोना इस तरह से है तो वहाँ से भी तो फैलता ही होगा ना। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ। तो एक तो अयोग्य लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, जिन्हें न संविधान बनाना आता है, और जिन्हें बनाना नहीं आता तो चलाना तो कहाँ से आएगा, क्योंकि चलेगा तो उन्हीं नीतियों के हिसाब से ना जो नीतियाँ आप बना लोगे। अब आपने नीति वहाँ बना रखी है कि भाई आपकी तनख्वाह 5 लाख रुपए, तो आपको तो 5 लाख मिल जाने, चलेगा भी तो ऐसा ही। आपने उस अंतिम आदमी के लिए कोई तो नीति बनाई नहीं, तो उस तक तो 5 लाख नहीं पहुँचेगा।
उसको देने की बात होती है तो बोलते हो कि पैसा पेड़ पे लगता है क्या, कहाँ से लाएंगे? अभी तुम्हारे लिए कहाँ से आ गया? जब तुमने 5 लाख अपने लिए तय किया था तब ये नहीं आया था दिमाग में कि 5 लाख का कर रहे हो, पैसा क्या पेड़ पे लगता है? हम्म। तो ये सारी चीजें, तो अब नेता ही खराब पहुंच रहे हैं तो वहां आगे की तो, अब मैं आगे आपको कुछ एक्सप्लेन करूं ना करूं, मामला ही सारा खराब है। मतलब शुरू में ही प्रॉब्लम हो रखी है। अगर शुरू में ठीक होता, आगे कहीं कुछ दिक्कत होती, तब तो मैं शुरू का बता के आगे का कुछ बताता। यहीं पे इतना बड़ा गंभीर गलती हो रखी है कि उसका तो परिणाम तो जो है वो होना ही था। ऐसे ऐसे नेता पहुंचते हैं जो बोलते हैं कि बांध बना के उसमें से बिजली निकाल लोगे पानी में से, तो पानी में क्या बचेगा? ऐसे ऐसे नेता है, बोलते पानी में बचेगा क्या, हम पानी पिएंगे उसका फायदा क्या होगा? उनको ये भी नहीं पता कि बिजली पानी में से नहीं खींची जाती है। पानी जो बह रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से नीचे, उसके बल को जो डायनमो है उसको घुमाने के लिए उस बल को यूज किया जाता है और डायनमो बिजली पैदा करता है। उनको नहीं मालूम ये बात। तो ऐसे ऐसे नेता हैं। तो एक तो ये हो गया, ये इतना बड़ा जो है कमी हो गई इसकी। अब आगे तो फिर सारी कमियां हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि हमारे यहाँ भारत में दल तंत्र है। मतलब दल, जो राजनीतिक लोग हैं वो दल रूप से संगठित हैं, दलों के रूप से, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, साउथ में बहुत सारे हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं बहुत सारी। पार्टी होने की वजह से क्या होता है कि इन्हें पार्टी को चलाने के लिए सीधी सी बात है भाई, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, चंदा की ज़रूरत पड़ती है। बिना चंदे के तो कोई भी संगठन चलता नहीं है, वहाँ खर्चा होता है। संगठन के अपने मॉडल, अपने जो उनके एजेंडे होते हैं वो सब चीज़ें होती हैं, उनका अपना आइडिया होता है, उसे लोगों तक पहुंचाना होता है। तो इस सब चीज़ों में बहुत बड़ा खर्चा होता है, ऑफिस बनाना होता है, उसमें लोग पेड और अनपेड बहुत सारे तरह के काम करते हैं। तो अब वो काम पैसे के बिना होता नहीं। पैसा आम आदमी तो देगा नहीं, क्योंकि आम आदमी तो गरीब है, वो क्या देगा? तो सीधी सी बात है, उद्योगपतियों से ही पैसा मिलेगा, तो उद्योगपतियों से वो पैसा लेंगे। तो अब उद्योगपतियों के लिए ही उन्हें कानून बनाने, मजबूरी भी है उनकी, नहीं तो उन्हें दोबारा इलेक्शन में जाना है, उन्हें पार्टी चलानी है। तो अब ये उनकी मजबूरी भी है। मतलब थोड़ा बहुत उन्हें दिखता भी हो दूर तक, थोड़ा बहुत वो सोचें भी, तो स्पेस नहीं है, समय नहीं है, क्योंकि इनकी तीमारदारी से समय मिलेगा तब तो किसी और के बारे में सोचेंगे। तो ये उनकी मजबूरी है कि उन्हीं की तीमारदारी उनको करनी पड़ती है, उन्हें नाराज नहीं कर सकते। है कि नहीं? है ना, स्वाभाविक सी बात है भाई। अपने आकाओं को कौन नाराज करेगा? अपना ही नुकसान करेगा ना, तो अपना नुकसान तो कोई कर नहीं सकता। एक तो ये होगा। दूसरा, इनके तो वल्ले वल्ले हैं, इनकी फैमिली सब मज़े में रहती है, ये मज़े में रहते हैं क्योंकि इतनी फैसिलिटी रहती हैं, तो ये तो मज़े से जीते हैं। नहीं तो इनकी सैलरी आखिरी आदमी वाले की जितनी आय है उतनी कर दो, फिर देखो, फिर इन्हें वो आदमी तो तब भी नहीं दिखेगा, मगर इनकी ऐसी हालत रहे तो इन्हें कम से कम अपनी हालत दिखेगी। उसमें एक ऐसा नियम बना दिया जाए कि भाई जो आखिरी आदमी की जितनी आय होती है, नेता को जो है उतना उतना वेतन मिलेगा, और
कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो उसके चंदे की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इलेक्शन में खड़े होंगे, अपनी बात बोलेंगे, जनता को आप ठीक लगेंगे तो आपको चुन लेगी, और आप वहाँ जाइए और उतनी सैलरी लीजिए जितनी आय सबसे कम गरीब, मतलब सबसे गरीब आदमी की जितनी कम आय होती है उतनी आप सैलरी लीजिए। उसकी आय बढ़ाइए तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तब उन्हें संभवतः अपने बढ़ाने के चक्कर में उसकी बढ़ाएं, उसके लिए सोचें। पर चूंकि विधान तो इन्हीं के हाथ में है, तो ये ऐसा विधान क्यों बनाएंगे, अपने गले में रस्सी क्यों डालेंगे? तो डालते भी नहीं है, इतने समझदार तो हैं ही। अपना दुख तो अनुभव होता ही है। ये समझदारी तो हमें बचपन से, मतलब जन्म से ही मिलती है कि अपना सुख और दुख तो अनुभव सबको होता है। उतने के लिए तो कोई अलग से योग्यता पात्रता की जरूरत होती नहीं। तो ये दो कमियां हो गई। एक हो गई कि दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो रखी है, तो राजनीतिक मॉडल दलीय नहीं होना चाहिए। कोई भी खड़ा हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका भी टेस्ट होना चाहिए, इसके भी कोर्स होने चाहिए, इसका भी टेस्ट होना चाहिए। जो एक लेवल से ऊपर पास करते हैं केवल, और एक जगह से केवल 2 लोगों को, आप जो भी वहाँ पे जिन लोगों ने आवेदन किया है उनमें से जो सबसे 2 ऊपर ज़्यादा नंबर वाले हैं उनको वहाँ मौका मिलना चाहिए, और जिसको भी 50% से ज़्यादा वोट मिले वो नेता बने। और कम से कम इतना तो होना चाहिए, नहीं तो 5-5, 10-10, 20-20, 25-25% में आदमी जीत के चला जा रहा है। क्या मजाक है? ये डेमोक्रेसी है? मजाक है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि मेजॉरिटी जिसको पास करती हो। तो ये 2 बड़े बड़े हो गए। अब ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन ठीक है, मुझे कहीं जाना है तो मैं इसको शॉर्ट में बोलता हूँ। अब ये 2 बड़ी बड़ी गलतियाँ होंगी। संपूर्ण समाधान में क्या है कि संपूर्ण समाधान में आप नेता को 2 काम के लिए नहीं चुनोगे, आप नेता को केवल एक काम के लिए चुनोगे। किस बात के लिए? परिचालन के लिए, कि वो संविधान के हिसाब से सिस्टम का परिचालन करें, सिस्टम ना बनाएं। मतलब संविधान में रद्दो बदल करने का अधिकार उनका नहीं होगा। हाँ, वो प्रस्तावना कर सकते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ के जानकार होते हैं, तो वो प्रस्तावना करें। प्रस्तावना पे जनता देखेगी और जनता बहुमत देगी जिस नियम को, वो नियम बनेगा, या जिस नियम को हटाने का बहुमत होगा वो नियम हटेगा। जनता तय करेगी, नेता नहीं। चाहे वो नेता के बारे में नियम हो, चाहे वो किसी के भी बारे में नियम हो। तो ये जो आप 2 काम के लिए नेताओं को चुनते थे, संपूर्ण समाधान में एक ही काम के लिए नेताओं को चुना जाएगा। एक जो अधिकार है वो जनता के पास 24 घंटे रहेगा। नंबर एक, इसके लिए कोर्सेज होंगे, इसके लिए टेस्ट होगा, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल कोई 2 लोग जिनके सबसे ज़्यादा उसमें नंबर होंगे वही केवल वहाँ पे खड़े होंगे, और उनमें से जो जीतेगा वो जो है। और हाँ, संपूर्ण समाधान में एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 नेताओं की बात है। जैसे अभी तो बहुत सारे नेता खड़े होते हैं मगर एक ही जीतता है, उसमें 5 कोई जीतेंगे। तो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी को 5 भागों में बांट लिया जाएगा, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वहाँ से एक एक नेता, और एक जगह में 2 नेता खड़े होंगे। माने कुल मिला के 10 नेता खड़े होंगे, 2-2 करके, और उनमें से एक एक करके जिसको भी वहाँ का 50% से ज़्यादा वोटिंग मिलेगी वो जीत के वहाँ पे उस नेता का काम करेगा, माने उन नियमों का परिचालन वहाँ करेगा। तो वहाँ से ये दोनों नियम, वो जो नया संपूर्ण समाधान में जो पॉलिटिकल मॉडल है वो इस प्रकार का है। अब आप कोई बोलेंगे कि नहीं यार, जनता को इतनी समझ तो होती नहीं, वो कैसे जान सकती है? जब इन्हें इतनी समझ नहीं है तो वो कैसे जान सकती है कि कौन सी नीतियाँ बने कौन सी ना बने? नहीं, वो दूसरे तरह से, जनता परिणामों से देखती है। जनता इन चीज़ों को परिणामों से देखती है। परिणाम उसके हक में आ रहा है तो नियम रखेगी, परिणाम नहीं आ रहा है तो पास कर भी दिया है कोई वजह से, तो जैसे ही उसके परिणाम अगर नहीं आ रहे हैं 2-4 महीने देखेगी, नहीं आ रहे हैं तो भी हटा देगी,
या उसमें अमेंडमेंट करवाएगी, और आ रहे हैं तो ठीक है कंटिन्यू रखेगी, खराब आ रहे हैं तो हटा देगी। तो जनता के हाथ में, तो जनता कभी भी हटा सकती है, उसको तो 5 साल की का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि हम अब दूसरी पार्टी को लेके आएंगे, वो फिर हटाएगी, पता नहीं वो भी हटाएगी कि नहीं हटाएगी। तो ये अधिकार हमें अपने पास रखना चाहिए। दूसरा ये है कि उसमें ये चीज़ दूसरे भी ढंग से है, उसमें जनता जब सिस्टम के साथ जब भी इंटरेक्ट करेगी, जब भी, तो हर एक बार के इंटरेक्शन में एक हैप्पीनेस इंडेक्स आएगा। जैसे वो 5-10 स्टार में आता है ना, अभी आपसे पूछते हैं, कोई आप एप्लीकेशन यूज करते हैं तो पूछते हैं हाँ भाई आपको कितना कंफर्टेबल रहा, तो पूछते हैं बाद में आपका रिव्यू लेते हैं कि भाई आप 5 स्टार देते हैं कि 6 देते हैं कि आउट ऑफ 10 कितने देते हैं। तो आप जितने ज़्यादा उसमें रहते हैं तो देते हैं। तो अब ये पसंद नापसंद तो आप बता ही सकते हैं, आपको नहीं पता ऐप क्या होती है, ऐप कैसे बनती है, ऐप क्या चीज़ है, ये सब आपको नहीं नॉलेज है। ऐप अच्छी है कि बुरी है आपको नहीं मालूम, मगर वो आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं ये तो आपको पता है। आपके लिए वो अनकंफर्टेबल है ये तो बच्चा भी जानता है इस बात को। तो उसको कोई टॉफ़ी दो, वो उसको अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है ये बात तो वो जानता है। क्योंकि ये योग्यता तो हमें जन्म से मिलती है इसके लिए, और ये योग्यता सबके पास रहती है, इसके लिए किसी गुणाभाग करने की ज़रूरत नहीं है। पसंद नापसंद वाली जो योग्यता है, तो इसको संपूर्ण समाधान में इसी को वोट बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है कि जब भी आप इंटरेक्शन करेंगे सिस्टम के साथ में, और अगर आप वहाँ से अनकंफर्टनेस माने आपको कोई भी परेशानी होती है, तो आप उसके बाबत नेगेटिव वोट डाल दीजिए। माने आप 5 स्टार से कम स्टार दीजिए, वहाँ पे जितनी ज़्यादा समस्या है उतने कम स्टार दीजिए, 4 स्टार दीजिए, 3 दीजिए, 2 दीजिए, 1 दीजिए। तो ये आपका नेगेटिव वोट के रूप में काउंट होगा। और अगर कोई भी चीज़ के बारे में 10% से ज़्यादा नेगेटिव वोट हो गए, माने 10% लोगों ने नेगेटिव वोट डाल दिया, इसका मतलब है ये समझा जाएगा कि वहाँ बड़ी समस्या है, और उस पद पर जो आदमी होगा या उस बात के लिए जो नीति जिम्मेवार होगी वो अंडर क्वेश्चन आ जाएगी, और वो तुरंत निरस्त हो जाएगी, वो तुरंत हट जाएगी वहाँ से, और वो दोबारा करेक्ट होने के लिए चली जाएगी। और इन द प्रोसेस ऑल्सो जब तक वो 10% नहीं होता है, तो उस पद पर जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग इनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, भाई क्या दिक्कत है, क्या बात है, क्या परेशानी हुई, क्या चीज़ हुई, सामान टूटा हुआ पहुंचा क्या, सही सर्विस नहीं मिली क्या, मतलब क्या हुआ, जो भी परेशानी वो आप नीचे लिखोगे भी कि मुझे ये दिक्कत हुई है। वो आदमी आपको फ़ोन करेंगे, वो डिपार्टमेंट आपको फ़ोन करेंगे, पूछेंगे। वो कब पूछेंगे, क्यों पूछेंगे? एक तो वो योग्य हों, दूसरा अधिकार आपके पास हो, क्या आप उन्हें कभी भी हटा सकते हैं। तो ये संपूर्ण समाधान का जो पॉलिटिकल मॉडल है वो ये है। दूसरा, वहाँ नगरीय व्यवस्था है, और सारी नगरीय व्यवस्था, वहाँ ऐसा नहीं है कि छोटा गांव, बड़ा गांव, छोटा नगर, बड़ा नगर ना, उसमें धीरे धीरे वो नगरीय व्यवस्था है, सारे नगर जो है एक बराबर संख्या के होंगे। मतलब जैसे मान लिया 10 लाख लोगों के नगर होंगे तो 10 लाख के ही सब नगर होंगे, उनमें वहाँ कभी 10 लाख से ज़्यादा संख्या एक्सीड नहीं करेगी। जैसे ही अगर कोई जनसंख्या बढ़ती कुछ होती है, उसके लिए अलग से नगर बसना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपको पॉल्यूशन और ये अब बहुत सारी वो भी दिक्कतें नहीं होंगी, और आप ढंग से जिएंगे, बढ़िया से जिएंगे, फर्स्ट क्लास जिएंगे। वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा होगा क्योंकि योग्य लोगों के हाथ में होगा, अयोग्य लोगों के हाथ में नहीं। और उनकी लगाम जनता के हाथ में रहेगी 24 घंटे, तभी ना मालिक रहेगी सच में। अभी कहाँ मालिक है? अभी तो आपने अपना अधिकार उनको दे दिया, अब तो वो मालिक है ना 5 साल के लिए। वो अपनी मटर गश्ती करते हैं, क्या उनकी किसी ऐश में कोई कमी है? क्या उन्होंने अपने लिए कोई कमी कर रखी है जैसे कि दूसरे लोग परेशान हैं? नहीं ना। और बहुत सारे कानून उन पर लागू नहीं होते जैसे कि लोगों पे लागू होते हैं। तब उस व्यवस्था में हर कानून एक जैसा लागू होगा। किसी ने कोई भी प्रॉब्लम की है तो पुलिस उसको जाके गिरफ्तार करेगी, वो चाहे कोई भी हो, नेता हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, उसको जाके सीधा गिरफ्तार करेगी। नहीं करेगी तो लोग उसको वहाँ 10% नेगेटिव वोट डाल देंगे फटाक से।
कि ये दिक्कत है, आपने कैसे नहीं किया। चूँकि वहाँ पे हर आदमी को बराबर का अधिकार है। वहाँ कोई प्रधानमंत्री ज़्यादा अधिकारों वाला नहीं है और पुलिस कम अधिकारों वाली नहीं है, सबके बराबर अधिकार हैं। तो ये जो है पॉलिटिकल मॉडल जो है संपूर्ण समाधान में, और उसमें और भी बहुत सारी बढ़िया बातें हैं। आप उसका कमेंट्स में उसके लिंक होंगे, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं उस किताब को और समझ सकते हैं अच्छे से। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस किताब को शेयर करें। छोटे छोटे वीडियोज़ भी होते हैं, उनको शेयर करें, जिससे कि ये व्यवस्था सब लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचे और लोग बाग इस बारे में डिसाइड कर सकें, निर्णय कर सकें कि ऐसी बढ़िया व्यवस्था उनको चाहिए या यही घटिया व्यवस्था चाहिए। अगर यही घटिया चाहिए तो ये चलती रहेगी, और अगर वो बढ़िया चाहिए तो उसके लिए आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि अल्टीमेटली जनता मालिक है, तो जनता ही डिसीजन करेगी। तो क्या उनको क्या चाहिए ये उनको डिसाइड करना है। हम लोग तो प्रस्ताव ना कर सकते हैं कि कोई चीज़ खोजी तो ये रख दी भाई आपके सामने, अब बताइए क्या करें। तो ऐसा करके है। आशा है आप सबको आज का टॉपिक कुछ खुल के समझ में आया होगा। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको बहुत बड़े रूप में समझाने की ज़रूरत है। दूसरे देशों में भी थोड़े थोड़े अंतर हैं, उन अंतरों से वहाँ कितने अंतर पड़ते हैं, ये जो समीक्षात्मक चीज़ें होती हैं तो उसके लिए तो 8-10 घंटे चाहिए कम से कम कई देशों का समझाने के लिए, और उन अंतरों से कैसे वहाँ के रिजल्ट में अंतर आ जाता है ये सब समझने के लिए। पर ये मैंने आपको थोड़ा मोटा मोटा बताया इस पर, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन ये होता ही है। आपको ऐसे ऐसे मौके मिलते रहेंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक आते रहेंगे, और आपको ये समझ मुझे जितनी है मैं उतनी प्रदान करने की मतलब जो कोशिश है वो करता रहूँगा। तो आप सभी का धन्यवाद आने के लिए, और अगले टॉपिक पर फिर मुलाकात होगी। सभी को नमस्ते।